हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली का वास्तविक मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, इनका रियल मतलब क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, मतलब 20-30 मिनट की इसकी लेंथ हो सकती है, तो उस चीज़ की चिंता मत करना, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम सारे ही सेल ऑर्गेनेली को कवर करने वाले हैं। और ये सेल ऑर्गेनेली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी बोर्ड की तैयारी के लिए। मतलब अगर आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोमोज़ खाते हो, मोमोज़ तो आपने खाया होगा, बिना चटनी के मोमोज़ में मज़ा नहीं आता। तो ये हमारे सेल के जो चैप्टर है उसकी चटनी है, मतलब मोमोज़ के लिए जो चटनी है वो यही है। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है जितना कि मोमोज़ में हमारा जो चटनी का रोल होता है, वही सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली का रोल है। मतलब सारे काम जो है ये करवाएगा कौन, हमारे सेल ऑर्गेनेली। अब सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तो मैंने आपको जस्ट वैसे ही आपका मन लगाने के लिए 2-4 बातें कर दी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं लिटरल मीनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेली। यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेल ऑर्गेनेली, आप अगर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप मुझे पहले से देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैं वर्ड का मीनिंग वर्ड से ही बना देता हूँ। मतलब जो वर्ड होता है उधर से ही हम उसका मीनिंग डेफिनेशन सब बना देते हैं। तो यहाँ पर हम वही सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। सेल ऑर्गेनेली जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सेल प्लस में ऑर्गेनेली। तो यहाँ पर सेल का मतलब तो आपको पता है सेल क्या होता है। सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो तो सेल हो गया, ये तो सबको पता है। अगर आप यहाँ तक आए हो इस वीडियो लेक्चर में, मतलब अगर आप इस टॉपिक पर आए हो, तो आपको सेल का मतलब तो पता है, ये बात तो ऑब्वियस है। लेकिन ये ऑर्गेनेली क्या होता है, देखिए गाइस, ऑर्गेनेली जो है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गन प्लस में इली, है ना, ऑर्गन प्लस में इली। तो ऑर्गन वर्ड को पकड़िए आप यहाँ पे। कौन से वर्ड को? ऑर्गन को। कौन सा वर्ड पकड़ा हमने? ऑर्गन। ऑर्गन। तो ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऑर्गन एक वो पार्ट होता है जिसका अपना खुद का कुछ फंक्शन होता है, जो किसी भी चीज़ के लिए क्या प्रोवाइड करा रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा रहा है। इस चीज़ पर दोबारा से गौर करिए। ऑर्गन क्या होता है? हम ह्यूमंस हैं। जब आप बचपन में छोटे थे, हम भी सब छोटे थे पहले, जब सब छोटे छोटे थे, तो आपको पता होगा कि जो हमारी टीचर थी वो हमें ऑर्गन के नेम याद करवाती थी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से, जिनको बोलते थे कि ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, है ना, मतलब ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो ऑर्गन क्या होता है? जैसे कि आपका लीवर एक ऑर्गन हो गया, आपके हाथ पैर भी ऑर्गन है गाइस, जितने भी पार्ट है हमारी बॉडी में, आइज़, नोज़, एवरीथिंग, ये ऑर्गन है। तो इन ऑर्गन्स का क्या खासियत है, क्या है ये ऑर्गन? हर ऑर्गन अपने आप में खास है। हर ऑर्गन अपने तरीके से क्या प्रोवाइड करा रहा है? कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करा रहा है, कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, और इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से हम पूरा ह्यूमन बन चुके हैं। आपको एक सिंपल चीज़ तो पता होगी ना कि सेल जो है वो कई सारे मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू से जो है वो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। मतलब जो सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज़ एक जगह ऑर्गेनाइज होंगे तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन जब बहुत सारे इकट्ठा होकर एक साथ काम करने लग जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, ORSYS, इससे मैंने इसको डिनोट कर दिया, ऑर्गन सिस्टम। और बाद में ऑर्गन सिस्टम क्या बना देता है? पूरी बॉडी बना देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पर एक सिंपल बात यह है कि जो सेल ऑर्गेनेली है वो वास्तव में ऑर्गन्स ही हैं सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका खुद का कुछ स्पेशल फंक्शन है, उनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं गाइज। अब यहाँ पर मैंने इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। इसको आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सेल ऑर्गेनेली आर द सपोर्टर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स। यहाँ पर मैंने 2 बात करी है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स, मतलब जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है वो सपोर्टर्स हैं। सपोर्टर कौन होता है? जो किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, उसे सपोर्टर बोलते हैं। तो सेल को कौन सपोर्ट करता है? सेल ऑर्गेनेली। किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? इनका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लिकेटेड सेल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो यूकैरियोटिक सेल है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो नया सेल है। यूकैरियोटिक सेल एडवांस्ड सेल है। तो हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है? उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारे यूकैरियोटिक सेल का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। उधर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस का होना भी किन की वजह से हो रहा है? इन सेल ऑर्गेनेली की वजह से हो रहा है गाइस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? दैट इज स्मॉल बॉडीज विच सर्व द सेल। ये वो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, ये वो छोटे छोटे पार्ट हैं सेल के अंदर जो सेल को सर्व करते हैं।
अब सर्व करने का मतलब क्या हो गया कि सेल के लिए चीज़ें लाते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ें प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर पूरे सेल की वर्किंग को कंटिन्यू कर रही हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारे सेल ऑर्गेनेली की वजह से गाइस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत तो। और अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा लेते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिया था। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे सेल के बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपको एक बात पता है कि मैंने जब आपको सेल के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने कहा था कि सेल एक कंपनी की तरह है। सेल पूरा एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका अपना खुद का कुछ अलग अलग फंक्शन है, और ये फंक्शंस उस कंपनी की प्रोग्रेस को, उस कंपनी की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। तो और उस कंपनी का एक बॉस भी है, उसका नाम हमने क्या दिया था? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो इस कंपनी का बॉस हो गया। आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है? मतलब जो सेल का बेसिक सेंटर होता है जहाँ से सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी तो हम सेल ऑर्गेनेलीज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? हमारे जो सेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ये एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं, मतलब अपना अपना फंक्शन दे रहे हैं, अपना अपना जो काम है उसे इकट्ठा करके पूरा हम सेल को परोस रहे हैं। तो ये सर्विंग का ही तो काम हुआ। तो सर्व कौन कर रहा है? सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो सर्व करते हैं हमारे सेल को, क्योंकि सेल को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। सेल को क्या चाहिए? प्रोग्रेस चाहिए। तो सेल की प्रोग्रेस किसकी वजह से हो पाती है? वो हो पाती है हमारे सेल ऑर्गेनेली की वजह से गाइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया जैसे मोमोज़ में हम बिना चटनी के मोमोज़ खाते हैं, कुछ मज़ा नहीं आता। तो इस चैप्टर का जो चटनी है, मतलब अगर चैप्टर पूरा मोमोज़ है तो उसकी जो चटनी है वो हमारा ये सेल ऑर्गेनेली वाला टॉपिक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, यहाँ तो आपको शायद क्लियर हो गया है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी सेल ऑर्गेनेली के, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी सेल ऑर्गेनेली के। ये आप नोट करते रहा करो जो मैं लिखता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है बस वीडियो लेक्चर देखा और अपने वीडियो लेक्चर देखने के बाद छुट्टी हो जाए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं इसको आप 1.25x की स्पीड पर देखें। यूट्यूब पर नीचे ना ऑप्शन होता है, नीचे अगर आप ये वीडियो देखोगे, ये जैसे वीडियो हो गई, यहाँ पर डॉट होगा कुछ, है ना, सेटिंग का ऑप्शन होगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन आएगा, प्लेबैक का है ना। उस प्लेबैक में स्पीड होती है, उस स्पीड को आप 1.25x करके देखना, तो आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें और इंटरेस्टिंग लगेंगी। मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है तो आपका जो है कंसंट्रेशन अगर कम है, मतलब फोकस आप अगर ठीक से नहीं कर पाते, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड पर या फिर 1.25 टाइम्स बढ़ा कर देखें। नीचे यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है। चलो वो सब तो आप देख लेंगे, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, ये सब तो आपको आता होगा। उसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी सेल ऑर्गेनेली के बारे में, और ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं एग्जांपल्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है इसको हम हवा में छोड़ देंगे। हम किसी भी चीज़ का सरफेस एलिमेंट नहीं देखने वाले, हम चीज़ों को जो है डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इधर से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपका बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और हमारे सेल का जो चैप्टर का बेसिक है, जैसे पूरी बायोलॉजी का जो बेसिक है वो क्या है? पूरी जो बायोलॉजी का बेस जो चैप्टर है वो हमारा सेल है, और सेल के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज ही हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला आता है ER। ER का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेन है हमारे सेल के अंदर। इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम जस्ट एक बेसिक आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या ऑर्गेनेलीज है जो हमें पढ़ने हैं गाइस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो तरीके का, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। क्या आता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या होती है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, कौन कौन सा ऑर्गेनेली क्या क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैंने आपको 2 बार बता चुका। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो हम सबको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद कौन सा आता है हमारा? लाइजोसोम। क्या आता है? लाइजोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। लाइजोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और यहाँ पर जो है ये एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं। कब वर्क करते हैं? एसिडिक पीएच में। एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल जो है वो हमारे जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रियन। अब यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा, माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है, ION, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये गलत लिख दिया मैंने, नहीं, जो सिंगुलर है हमारा, अगर मैं बात करता हूँ कि एक माइटोकॉन्ड्रियम, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया RIA, जिसमें लास्ट में RIA लग जाए माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, समझ जाना वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, यानी कि वहाँ पर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और अगर मैंने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रियन ION, अगर मैंने लिखा है, क्या लिखा लास्ट में? ION, तो समझ जाना वहाँ पर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंगल। ठीक है, तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, प्लूरल फॉर्म क्या है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंगुलर फॉर्म क्या है इसकी? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया होते क्या है? ये होते हैं हमारे सेल के पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलती है हमें? एनर्जी बनाते हैं कौन? हमारे माइटोकॉन्ड्रियंस। उसके बाद प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड कहाँ देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं यहाँ पे प्लांट्स के अंदर। कहाँ पर? प्लांट्स के अंदर। और प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दोबारा बोलो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके के प्लास्टिड है, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स जो है वो कौन है, मतलब क्या काम है इनका? इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। और इनको किसने ढूंढा था? जॉर्ज पेलार्डे ने। ठीक है, इनको पेलार्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या इन्हें बोला जाता है। और राइबोसोम्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे 80S, एक होते हैं हमारे 70S। यहाँ पर जो S है इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट। क्या होता है? स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट। यहाँ पर नाम आ रहा देख लो, यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं बची है तो यहाँ पर नाम आ रहा देखो, स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो S क्या डिनोट कर रहा है? स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट। अब होता क्या है अब यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स इनके टाइप आपको पता होना चाहिए, 80S और 70S। 80S जो है वो आपको यूकैरियोट में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? यूकैरियोट में। यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा? 80S। और प्रोकैरियोट में कौन सा मिलेगा देखने को? 70S। कौन सा? 70S, प्रोकैरियोट। राइटिंग में मत जाना, भावनाओं पे जाना। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स। और इन राइबोसोम्स की खासियत क्या है कि सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। किधर से? सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। अब ये सब यूनिट क्या होती है ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर क्लियर करा दूंगा। लेक्चर्स में नहीं, इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। अभी तो मैंने आपको जस्ट क्या दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी मूवी को देखने जाते हो, अगर आप उसका पहले ट्रेलर देख लो तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से मैंने आपको ट्रेलर दे दिया है कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अब हम इस मूवी को एंजॉय करने वाले हैं आने वाले कुछ 2-4 मिनट बाद। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई, और आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पर रेड डॉट्स बनाए हैं 4। कौन कौन से? ऑर्गेनेली पे बनाए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, गोल्जी बॉडी पर, लाइसोसोम पर और वैक्यूल पर। अब ये मैंने क्यों बनाया है? ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं, इन चारों के, किन किन के? वैक्यूल तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। इन चारों के जो फंक्शंस हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। इन चारों के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? वर्किंग टुगेदर। जैसे कि एक टीम होती है, आपने देखा होगा क्रिकेट टीम है। अब उस क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर्स बैट्समैन हैं, सारे के सारे बल्लेबाजी करेंगे या सारे के सारे गेंदबाजी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई उसमें गेंदबाज होगा, कोई उसमें बल्लेबाज होगा, और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्डर्स भी अपने आप बन जाते हैं। कोई विकेट कीपर होगा, एक कैप्टन होगा, एक वाइस कैप्टन होगा, और वो सब आपस में क्या होता है? कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन उनमें देखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो 4 हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा गाइज। और इन चारों को हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आने वाले 4 ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? वो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, इसके कई सारे नाम हैं गोल्जी बॉडी के, और लाइसोसोम और आपके वैक्यूल्स क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है गाइस। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। तो गाइस आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो राइबोसोम्स हैं इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जितने भी मैंने यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेल्स लिखे हैं इनके पास अपनी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। गाइज मैंने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर लिखे हैं उन सबके पास अपनी मेम्ब्रेन है, जबकि हमारे राइबोसोम्स जो हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम्स जो हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रियोली बोला जाता है। यहाँ पर नहीं हमारा सेंट्रियोली, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा किसी वजह से, तो यहाँ पर नहीं हमारा सेंट्रियोली। तो उस सेंट्रियोली को आप देखेंगे
तो उधर भी क्या नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं होगी। 2 सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, वो कौन कौन से हैं, राइबोसोम और आपके सेंट्रियोली। तो सेंट्रियोली का नाम तो यहाँ पर आ रहा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। तो राइबोसोम और सेंट्रियोली के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल ऑर्गेनेली हमने समझ लिया है और जितनी भी ये सेल ऑर्गेनेली हैं हम इनको देखने वाले हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो न्यूक्लियस है उसको हम सेल ऑर्गेनेली की तरह भी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में अलग से बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो गाइज आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए गाइज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो सेल ऑर्गेनेली है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम आज सेल ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ही वीडियो लेक्चर 15 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अभी हम धीरे धीरे करके सारे सेल ऑर्गेनेलीज को क्लियर कर लेंगे और ये एकदम ऐसा क्लियर करेंगे कि आपको हमेशा याद रहे। आप इधर से नोट बना कर देखिए और फिर रिवाइज करके देखिए और अपनी बुक को एक बार ज़रूर रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे आपको। तो यहाँ पर जो है हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर। प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, जाल, नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेटवर्क, ठीक है, जाल। तो एक ऐसा नेटवर्क जो किधर हो, प्लाज्मा के अंदर हो, उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्यूब लाइक। कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके कई सारे नेम्स हैं, वो जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा है, अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं हेल्प कर देता हूँ। इसको हिंदी में द्रव्य जालिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है, आपको बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स मतलब कि एक मेम्ब्रेन का, झिल्लियों का, मेम्ब्रेन्स का पूरा जाल, मतलब पूरे सेल में ये फैले हुए होंगे। अराउंड 30 to 60% जो मेम्ब्रेन है, मतलब सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और वो मेम्ब्रेन क्या होगी, वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगी। ये बात आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। सेल के साइटोप्लाज्म में ये बिल्कुल बहुत अलग तरीके से फैले हुए होंगे, मतलब कि पूरे सेल को घेरे हुए होंगे। यहाँ पर एक डायग्राम आ रहा है, आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके का नेटवर्क फॉर्म करता है पूरे सेल के अंदर, ठीक है। अब शायद आपने ये डायग्राम देख लिया है। अब इसको देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, मतलब मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे जलेबी आपने देखी, जलेबी, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, आप समझ गए होंगे। कुछ जलेबी जैसे स्ट्रक्चर है। जलेबी क्या होती है, उसके अंदर ट्यूब होती है एक तरीके से। जलेबी के अंदर घी भरा हुआ होता है उसके अंदर, और जो भी उसके अंदर भरा हुआ होता है आटा वगैरह, जो भी जिससे बनती है, मुझे नहीं पता जलेबी किस चीज़ से बनती है। तो जलेबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्यूब होती है। तो उसी तरीके से ये भी फुल होगी, ये भी भरी हुई होगी। किस चीज़ से भरी हुई होगी, प्रोटीन से, लिपिड से और बहुत सारे ज़रूरी जो हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, उनसे भरी हुई होगी। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद देखिए गाइज, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये टर्म थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, ये दी थी आपको पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। क्या नाम है, पोर्टर, PORTER। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खासकर। और अगर आप नॉर्मल बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा होने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि आप और बच्चों से आगे चलने वाले हो। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। तो पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने एक टर्म दी थी, उसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मतलब देखिए, पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होगी। जो चीज़ हर जगह फैली हुई होती है, इसका मतलब उसका हर जगह कनेक्शन भी है। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग अलग डोमिनोज़ की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। आपके इंडिया के अंदर ही बहुत सारी डोमिनोज़ की ब्रांचेज़ हैं, 10,000 से ज़्यादा डोमिनोज़ की ब्रांचेज़ आपके इंडिया के अंदर हैं। तो एक तरीके से डोमिनोज़ का पूरा कनेक्शन फैला हुआ है पूरे इंडिया में। तो उसी तरीके से जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, देखिए ये आप बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पर हमने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल कर आएगा, ठीक है, और ये पूरे सेल में ही फैला हुआ होगा। जब ये पूरे सेल में फैला हुआ होगा तो एक तरीके से इसने पूरा कनेक्शन तो जनरेट कर लिया ना। अब वहाँ पर कनेक्शन जनरेट जब इन्होंने कर लिया तो ये चीज़ों को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है।
तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, चीज़ों का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान कौन करता है, वो करता है सेल के अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जितने भी मैं सेल ऑर्गेनेली आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके यूकैरियोट सेल में देखे जाएंगे, सिवाय एक दो को छोड़कर, जैसे कि आपका राइबोसोम्स जो है वो आपका यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में देखा जाएगा, वो खैर दूसरी बात है। अब यहाँ पर शायद आपको बात समझ आ गई है कि जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं उनको कौन फॉर्म करता है, उनको फॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब मैंने आपको बता दिया, एंडोप्लाज्मिक का मतलब मैंने आपको समझाया, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब जाल, एक ऐसा जाल जो प्लाज्मा के अंदर हो उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गाइज यहाँ पर देखिए दो तरीके का होता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, इट इज ऑफ टू टाइप्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा, SER और RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से समझ जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER से क्या मतलब है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ टेबल बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर टेबल है, बहुत पॉपुलर है इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए सबसे पहले अगर हम डिफरेंस करें इन दोनों के बेसिस में, अपीयरेंस के बेसिस पर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होगा। कैसा होगा, स्मूथ का मतलब क्या होगा, इसका सर्फेस बिल्कुल चिकना होगा, जैसे ये सर्फेस मैंने बनाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। अब स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, जो मेरा ये मार्कर है ये यहाँ से स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है ना, इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्मूथ है। जिस सरफेस पर आप खड़े हो, अगर आपके घर पर कुछ भी टाइल्स वगैरह हैं या फिर कोई भी मार्बल वगैरह है तो वो स्मूथ है गाइज, वो बिल्कुल स्मूथ है। जो स्मूथ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं होता। तो स्मूथ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्लेन, जैसे बोर्ड बिल्कुल स्मूथ है। और अगर वहीं मैं बात करूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ जो है, रफ मतलब खुरदुरा, जैसे कि ये हमारा डस्टर है, अब यहाँ से खुरदुरा है, यहाँ से आप देख सकते हो खुरदुरा है, स्मूथ नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा है, स्मूथ है। और ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि हम बात करें आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये दिखने में कैसा होगा, रफ होगा। रफ मैंने आपको समझा है कैसा होता है, खुरदुरा, कैसा होता है, खुरदुरा। तो यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स होंगे, कहाँ होंगे राइबोसोम्स, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। देखिए ये तो मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर अगर हम बनाएं एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर ये राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, पहले तो वो स्मूथ था, लेकिन अगर स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए तो क्या वो रफ नहीं बन जाएगा, जी हाँ वो रफ बन जाएगा। और ये क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खासियत क्या है कि यहाँ पर राइबोसोम्स होंगे, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री आपके सेल के कहे जाते हैं। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। अब गाइज आप देखिए यहाँ पर फंक्शन के बारे में बात आती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन क्या है भाई इन दोनों का। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, फैट और लिपिड को बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली फॉर्मेशन करता है आपके प्रोटीन्स की। किसकी फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स की। और इसके अलावा एक और फंक्शन आप देखिए, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, किसके, कुछ जहरीले गैसेस का या फिर ड्रग्स का, ठीक है, कुछ जहरीली चीज़ों का या फिर ड्रग्स का। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आती बहुत सारे बच्चों को, और यहाँ पर पूछ लेता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पर होता है। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा, ये एक क्वेश्चन पूछने वाली बात है। मतलब देखिए जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके लीवर के सेल्स में प्रेजेंट होगा, कहाँ पर, लीवर के सेल्स में। और लीवर के अंदर आपको क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो चीज़ें जहरीली होती हैं, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको साफ़ करने का, उनको छानने का, मतलब वहाँ से गंदगी को साफ़ करने का जो एक और काम करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। किडनी तो करती है, लेकिन लीवर भी इसी काम को करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है लीवर में, और लीवर में क्या देखने को मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, जाइमोजन सेल्स में। कहाँ पर, जाइमोजन सेल्स में, नया नाम है गाइस, जाइमोजन कहाँ पर देखने को मिलेगी सेल्स, ये जाइमोजन सेल्स नया नाम है। अब बहुत सारे सोच रहे हैं सर जाइमोजन हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाइमोजन सेल्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है। तो पेप्सिनोजन क्या है, ये केमिकल है, इसको कौन बनाता है, आपके जाइमोजन सेल्स। और जाइमोजन सेल्स इसको क्यों बना पा रहे हैं, जाइमोजन सेल्स इसको इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है,
आर है, और आर ही आर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, और जो पेप्सिनोजन है इसके अंदर प्रोटीन ही होता है गाइस। तो पेप्सिनोजन जो है वो किससे मिलकर बनता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मदद से जो है आपका पेप्सिनोजन बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस, मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश करी, जो मुझे लगता है कि आपको करवाना ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ज़्यादातर कहाँ पर देखा जाएगा। अब आपने बता तो दिया कि सेल के अंदर देखा जाएगा, लेकिन कौन सी सेल, जाइमोजन सेल्स के अंदर। जाइमोजन सेल्स के अंदर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सेल के अंदर, बताइए ना आप, सेल के अंदर कहाँ पर होगा। देखिए सेल के अंदर ही वहाँ पर होगा जहाँ पर न्यूक्लियस की जहाँ पर प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका RER। तो RER जो है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका न्यूक्लियस के पास होगा गाइस। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बिल्कुल सटे हुए होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। उसका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, और न्यूक्लियस को कंटिन्यूसली प्रोटीन की ट्रांसफरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर जो है आपका RER प्रेजेंट होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी कि दो तरीके का होता है, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो टर्म थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने दी थी, और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स इनको बोल सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या फंक्शन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया। अब हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं, जो इसके बाद कौन सा आएगा, आपका आएगा गोल्जी बॉडी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को एक तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेली आती हैं। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, वो आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनेल नंबर है वो कौन सा है, ऑर्गेनेल नंबर 2। इससे पहले हमने नंबर 1 पे क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले बात आती है गोल्जी बॉडी क्या होता है। देखिए गाइस गोल्जी बॉडी जो है, अब यहाँ पर जो गोल्जी वर्ड है ये एक साइंटिस्ट की वजह से आया है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो करी थी कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। किसकी, गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी के कई सारे नाम हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस, आइडियोसोम, इसके कई सारे नेम हैं, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अभी ये समझना है कि गोल्जी बॉडी आखिर चीज़ क्या है। देखिए गाइस गोल्जी बॉडी भी एक सेल ऑर्गेनेली है, जैसे बाकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और सेल ऑर्गेनेलीज हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और हमारी जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती हैं गाइस। और इन सेल ऑर्गेनेली की खासियत क्या है कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, तो वही सब चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। वेसाइकल क्या होता है, देखिए वेसाइकल जो गोल मटोल स्ट्रक्चर होती है उनको वेसाइकल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गोल मटोल जैसी स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेसाइकल। तो ये क्या है, ये है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल। देखिए ये इस गोल्जी एपैरेटस का स्ट्रक्चर है। अभी मैं वर्किंग समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आखिर में क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर हल्का सा कर्व है, प्रॉपर गोल तो नहीं है लेकिन कर्वी स्ट्रक्चर है। कैसा, कर्वी। और अगर हम इसे पूरा एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो एक वेसाइकल होगा गाइस। अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो एक गोल मटोल दिखेगा, अगर हम इसे यहाँ पर ऐसे देखते हैं तो एक गोल मटोल नहीं दिखेगा। 3D स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हायर क्लासेस में आता है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होती है, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि अरेंजमेंट कैसा होता है। ये होती है पैरेलली अरेंज्ड। कैसी, पैरेलली अरेंज्ड। देखिए ना ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं, जो हमारी गोल्जी बॉडी है, पैरेलली अरेंज है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनके बीच में डिस्टेंस तो देखिए बराबर है ना इनके बीच में, तो ये क्या हो गया, पैरेलली अरेंजमेंट हो गया इनका, पैरेलल अरेंजमेंट। अब पैरेलल क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये पैरेलली अरेंज है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पैरेलली अरेंज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल ही अरेंज्ड पार्टिकल्स या तो ये अपने आप में क्या हो गई गाइस, पैरेलल हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, जब ये पैरेलली अरेंज हो जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इन पैरेलल अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। गाइस आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि गोल्जी बॉडी जब पैरेलली अरेंज होती है, मतलब गोल्जी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स जब पैरेलली अरेंज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद इसकी खासियत क्या है कि इसका कुछ कनेक्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होगा। किसका? गोल्जी बॉडी का जो कुछ कनेक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होगा। अब ये कैसे होगा वो मैं आपकी वर्किंग में समझाऊंगा। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन बहुत सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसका फंक्शन सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कैसे है अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज। स्टोरेज तो एक सिंपल चीज़ है ना, और पैकेजिंग करना भी एक सिंपल चीज़ है, लेकिन मॉडिफिकेशन, किसी चीज़ में बदलाव लाना एक बड़ी चीज़ है। अगर आप अच्छे बच्चे नहीं हो, कहने का मतलब अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मॉडिफाई करूं, आपको ऐसा बनाऊं कि आप पढ़ने वाले बन जाओ। तो इस चीज़ में मेहनत तो लगेगी ना, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उतना आसान तो है नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन का काम होता है वो भी आसान नहीं है। इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है? देखिए गाइस, कुछ शुगर्स होती हैं सेल के अंदर, कुछ शुगर्स होती हैं, कुछ शुगर होती हैं। इन शुगर के पास कुछ प्रोटीन अलग से आ जाता है, इन शुगर के पास कुछ प्रोटीन आ जाता है। जब ये शुगर और प्रोटीन आपस में आ जाती हैं तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? इन दोनों को मिलाकर क्या बना देता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए, शुगर के लिए वर्ड होता है यूज जो है, शुगर के लिए जो वर्ड है वो यूज होता है ग्लाइको, और प्रोटीन के लिए तो प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए, पहले वो सिंपल शुगर थी और सिंपल प्रोटीन्स थे, लेकिन गोल्जी बॉडी ने उन्हें आपस में मिला दिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक तरीके से मॉडिफिकेशन का ही तो काम हुआ। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या ले लें? शुगर प्लस में लिपिड। अगर यहाँ पर शुगर और लिपिड हम ले लें तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या है गाइज? ये ग्लाइकोलिपिड क्या है? ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन है। दो सिंपल चीज़ों को मिलाकर हमने एक मॉडिफिकेशन तैयार कर दी। तो मॉडिफिकेशन का काम टफ है और इस काम को कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वो मॉडिफिकेशन का काम करता है, आपको इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। उसके बाद इसका जो दूसरा नाम है, अगर आपसे कोई कहे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कौन है, आपको बताना है वो है हमारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है। अब आपके दिमाग में एक बात तो पिक्चर मैंने क्लियर करा दी कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरा मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और वहाँ पर भी कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पर कुछ मटेरियल आसपास बन जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास कुछ मटेरियल्स बन जाते हैं और वो मटेरियल्स ये रहे गाइस, वो मटेरियल्स ये रहे। देखिए, दीज आर द मटेरियल्स नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये मटेरियल्स मुझे ए पोजीशन से, सेल के अंदर ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुँचाने हैं। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? इन मटेरियल्स को इनगल्फ कर लेगा। देखिए, यहाँ पर इनगल्फिंग हो रही है, ये मटेरियल्स अंदर की ओर जा रहे हैं। किधर? गोल्जी बॉडी के अंदर। और ये मटेरियल्स ट्रैवल करते करते इसके एंड पॉइंट पर आ गए और यहाँ से ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर, ये मटेरियल्स जो हैं कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर या फिर ये पैक होकर या फिर स्टोर होकर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँच गए हैं गाइज। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, मतलब देखिए ये हमारा सेल है पूरा, यहाँ पर कुछ मटेरियल है ए पॉइंट पर। अब हम चाहते हैं कि ये मटेरियल जो है बी पॉइंट पर आ जाए। तो अगर इसे हमें बी पॉइंट पर ले जाना है, इन मटेरियल्स को अगर हमें बी पॉइंट पर ले जाना है, तो इधर जो है वो रोल होगा आपके गोल्जी बॉडी का। ये आपके मटेरियल हो गए, हमें कहाँ ले जाना है? बी पॉइंट पर ले जाना है। कहाँ पर? बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इसको कौन ले जाता है? गोल्जी बॉडी। कौन ले जाता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ सेल के अंदर ही काम करेगा। मान लीजिए सेल के बाहर यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है इन मटेरियल्स की, सेल के बाहर यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है इन मटेरियल्स की, यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? इन मटेरियल्स को इनगल्फ करेगा सेम इस प्रोसेस से और बाहर ट्रांसफ़र करवा देगा गाइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। कुछ नहीं है इसमें, ऐसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जितना भी मटेरियल बनता है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उधर रोल प्ले करता है हमारा गोल्जी बॉडी, और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि ये चीज़ों को कई बार मॉडिफाई कर भी, कई बार सिंपल फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाता है गाइस। और ये जो हमारा गोल्जी बॉडी है ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गाइस। अभी हम आगे आने वाले हैं लाइसोसोम के टॉपिक पर भी। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? आपका गोल्जी बॉडी। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ बना, उसको ट्रांसफर करा गोल्जी बॉडी ने, और गोल्जी बॉडी बना रही है लाइसोसोम। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं ना, इनका कनेक्शन तो है ना, तो इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल बोल दिया जाता है। और वैक्यूल भी गाइस इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको जो पढ़ाया। गोल्जी बॉडी जो है इनको किसने डिस्कवर करा था? कमीलो गोल्जी ने। किन्होंने डिस्कवर करा था? कमीलो गोल्जी ने।
और कमीलो गोल्जी की वजह से इनका नाम गोल्जी बॉडी है। ये क्या होते हैं गोल्जी बॉडी? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं। जब पैरेलली अरेंज हो जाती हैं तो इनको सिस्टर्न्स बोल देते हैं। और इनका कनेक्शन किसके साथ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। इनका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज। और इनको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और वर्किंग मैंने आपको समझा दिया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी भी मटेरियल का ट्रांसफर होता है जो कि हमारा कहाँ पर बना हुआ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बना हुआ होता है। उसका ट्रांसफर कौन करवाता है? आपको गोल्जी बॉडी करवाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर मैं रिवीजन नहीं करवाता तो ये स्लो हो जाता। कहने का मतलब ये है, जब मैंने पहली बार आपको समझाया था तो बहुत स्लो समझाया था, लेकिन अब मैंने रिवीजन करवाया तो स्पीड बढ़ा दी। वही काम आपको करना है गाइस। आपको यहाँ से जो कुछ हम लिखवाएं उसको आप रिपीट करें। रिपीट इन द सेंस नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आप उसको अपनी नोटबुक में लिखें। नोट्स बना ही लिया तो नोटबुक में ही तो होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे? उन चीज़ों को बार बार रीड करेंगे और फास्ट रिवीजन करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगा, जितना भी मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लें। जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा कि मैंने एनसीईआरटी के बाहर से भी पढ़ाया है और एनसीईआरटी के अंदर से भी पढ़ाया है। तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ही समझ में आने वाली हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं लाइसोसोम की तरफ। चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या होता है? लाइजो, देखिए लाइसोसोम जो है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइजो प्लस में जोम। लाइजो का मतलब होता है लाइसिस। क्या होता है? लाइसिस। और जोम का मतलब होता है बॉडी। जोम का मतलब होता है बॉडी। बायोलॉजी में आपको कहीं भी जोम वर्ड दिख जाए, SOME, जोम। अब इसको बहुत सारे लोग सम पढ़ेंगे, SOME मतलब सम, लेकिन बायोलॉजी में इसको जोम पढ़ते हैं, SOME जोम। तो ये जो ये जोम है, जोम का मतलब बॉडी और लाइजो का मतलब लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। बायोलॉजी में जब भी कहीं लाइसिस वर्ड आपको दिख जाए या साइंस में कहीं भी दिख जाए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। लाइसिस का मतलब टूटना और जेनेसिस का मतलब बनना। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखिए जो लाइसोसोम है इनको क्या बोलते हैं? सेल का डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं। सेल का डिस्पोजल सिस्टम किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं लाइसोसोम को। और इनका जो फेवरेट नेम है, इनको जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो जाना जाता है सुसाइडल बैग के नेम से। आपको पता होगा इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद इनका फंक्शन देख लीजिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखिए गाइस, आपको एक बात पता होनी चाहिए, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये बनाता है आपका RER, rough endoplasmic reticulum produces the hydrolytic enzymes because rough endoplasmic reticulum possesses ribosomes. Ribosomes are the manufacturer of proteins, hence they can produce some enzymes, and these enzymes are formed in the form of hydrolytic enzymes. Why we call them as hydrolytic enzyme? Hydrolytic means, hydro means water, lytic means, मैंने आपको बताया लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो हाइड्रोलाइटिक ऐसे एंजाइम्स जो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ दें उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसने बनाया है? ये बनाया है आपका RER ने। और आपके जो लाइसोसोम है इनका फॉर्मेशन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी ने ही किया है। तो गोल्जी बॉडी ने जो है आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया है। आपसे क्वेश्चन में अटकाने के लिए, आपको क्वेश्चन में रोकने के लिए क्या पूछ सकता है? आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लाइसोसोम को कौन बनाता है? आपको बताना गोल्जी बॉडी। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं उनको कौन बनाता है? आपको बताना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंफ्यूज मत हो ना कहीं आप ये कहोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाता है, लाइसोसोम को नहीं। लाइसोसोम को बनाता है आपका गोल्जी बॉडी। और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कौन बनाता है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? जहाँ भी वर्ड एंजाइम आ जाए समझ जाना वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स का खेल है, वहाँ पर प्रोटीन जरूर प्रेजेंट होगा। जहाँ भी बायोलॉजी में या केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं भी एंजाइम दिख जाए उधर समझ जाना कुछ प्रोटीन्स जो है हमेशा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो आपके एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इट कैन डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की होने की वजह से इसके पास ये एबिलिटी है कि ये लगभग सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर सकता है, उन्हें ख़त्म कर सकता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर। अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वैसे इसको जो सिंपल सबसे ज़्यादा समझाया जाता है, केमिस्ट्री वाले जो टीचर समझाते हैं वो कहते हैं जिस भी कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन हो, क्या हो? कार्बन हो, उसे क्या बोलते हैं? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपकी केमिस्ट्री वाली में हम आपको ज़रूर पढ़ा देंगे, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि CO2 है ना, और CO3 भी। तो ये क्या नहीं है, ये ना आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है? CO2, मतलब CO2 और इसका एक और एक्सेप्शन है CO।
ये जो 3 गैसेज है ना, ये जो 3 आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सेल में क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते इन तीनों को, और बाकी जितने भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उन सभी को ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है इन तीनों में, लेकिन इनको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब ये आपकी केमिस्ट्री वाली मैम बताएंगे कि एक्सेप्शन क्यों है, ये उनका काम है। हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उनके एग्जांपल जैसे कि फैट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लिपिड्स, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। इन सभी को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, आपके सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स यानी कि डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल्स, यानी कि लाइसोसोम्स, ठीक है गाइज। अब देखिए एक और इनका बहुत प्राइम फंक्शन है, ये इनका ऐसा फंक्शन है जो सबको पता होना चाहिए। जब कभी सेल में डिस्टर्बेंस हो जाए, सेल की मेटाबॉलिज्म में, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब कभी डिस्टर्बेंस होगा, जब कभी डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि जब सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी, तो लाइसोसोम वहाँ पर आएगा और वो फट जाएगा। लाइसोसोम कैसा होता है, सिंगल गोली जैसे स्ट्रक्चर होता है, गोली जैसा, और इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन होगी, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होगा आपका लाइसोसोम। अब मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सिंगल से होगा, सभी सिंगल से ही। अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन था उसमें भी, उसके बाद गोल्जी बॉडी उसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन था, आपका लाइसोसोम है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। फूड वैक्यूल अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, उसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस इसका जो बेसिक वर्किंग है वो क्या है, दोबारा देख लीजिए। जब कभी हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, या फिर जो हमारी सेल है वो डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है और पूरी सेल को डुबा देता है, पूरी सेल को ख़त्म कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए एक ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत है, एक ऐसा पीएच जिसमें ये वर्क करे। वो पीएच क्या है, 5 के आसपास। वैसे इसकी वैल्यू जो है वो 5.4 से 5.6 के बीच जाती है। तो इस पीएच के दौरान क्या होगा, सेल आपका बर्स्ट हो जाएगा। सेल बर्स्ट क्यों होगा, सेल मतलब बर्स्ट मतलब सेल खत्म हो जाएगा, सेल ने एक तरीके से सुसाइड कर ली। क्यों सुसाइड कर ली, क्योंकि सुसाइडल बैग्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और वो सुसाइडल बैग्स कौन है, वो सुसाइडल बैग्स आपके लाइसोसोम्स हैं। तो लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग हैं, वो सेल को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ वो रह रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए जब इन्होंने सेल को ख़त्म कर दिया तो ये खुद भी तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनको सुसाइडल बैग बोल देते हैं। ये सेल को भी खत्म कर रहे हैं, खुद भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनको एक प्रॉपर सुसाइडल बैग कहा जा सकता है। किनको, लाइसोसोम्स को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कौन है, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इट कैन डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कौन डाइजेस्ट करता है, आपका लाइसोसोम। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनको कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने आपको यहाँ पर सब समझा दिया जो मुझे लगता था कि आपको समझाना चाहिए था। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, देखिए ये सेल को तो ख़त्म करता ही है, मतलब किसी सेल के अंदर कोई डैमेज है तो ये बर्स्ट कर जाएगा लाइसोसोम। लेकिन मान लीजिए आपका कोई सेल ऑर्गेनली भी ख़राब है। गाइस एक चीज़ और देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या लाइसोसोम सिर्फ सेल को ही ख़त्म करता है, नहीं, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेलिस को भी ख़त्म कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जस्ट मैंने रफ डायग्राम बनाया। और माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, ये बात आपको आज से याद रखनी है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लीजिए पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो लाइसोसोम जो है इसके पास हो जाएगा। ये लाइसोसोम आ गया, गोलमटो लाइसोसोम, और इसको अपने आप से अटैच कर लेगा। और इन दोनों को जो है मिलकर, ये दोनों मिलकर, मतलब देखिए लाइसोसोम उसके पास आएगा, उसको अपने आप से जोड़ लेगा और फिर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये पुराना सेल ऑर्गेनेली था इसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। किसने, लाइसोसोम ने क्या कर दिया, डाइजेस्ट। किसने करा ये, लाइसोसोम ने। तो लाइसोसोम ने क्या करा है, जो पुराना सेल ऑर्गेनेली था उसको भी डाइजेस्ट किया है। लाइसोसोम पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। लाइसोसोम वहाँ पर प्रेजेंट जितने भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकता है। तो लाइसोसोम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये बात आपको याद रखनी गाइस। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा लाइसोसोम का बिल्कुल बेसिक फंडा क्या है। बस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, वो ये है कि लाइसोसोम को किसने बनाया, वो बनाया गोल्जी बॉडी ने। और आपका जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो किसने बनाए, वो बनाए आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब आप देख रहे हैं कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इन सब के फंक्शंस आपस में मिले पड़े हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो 4 ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है। किन 4 ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है, ज़रा नाम बताइए। नंबर 1 आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट, और वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा था आपका फैट एंड लिपिड्स, जबकि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रहा था। और उसके बाद वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या पढ़ा हमने, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी की खासियत क्या है, हमारे सेल के अंदर जितना भी
पैकेजिंग का काम होता है, मॉडिफिकेशन का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, वो कर सकता है और इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये हेल्प से ही काम करता है। उसके बाद हम आ चुके हैं लाइसोसोम के ऊपर, और लाइसोसोम के अंदर क्या है, इसको बनाया किसने, गोल्जी बॉडी ने, और इसके अंदर एंजाइम्स कौन लाता है, आपका आर। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि बायोलॉजी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, और अगर मैं चीज़ों को रिपीट करूँगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप उन चीज़ों को तुरंत के तुरंत लर्न कर लेंगे। ये इस चीज़ की खासियत है गाइस, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करवा के चीज़ों को पढ़वाता हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी अपना जो पूरा पोटेंशियल है उसको अनलॉक करें और हमारे साथ पूरा साथ दें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है। अगर आप अभी मेहनत करना सीख जाएंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इंटेलिजेंट वो होता है जो मेहनत ज़्यादा कर सकता है, इंटेलिजेंट वो होता है जो मेहनत ज़्यादा करके अच्छे रिजल्ट ला सकता है। तो मेहनत करना ही आपकी इंटेलिजेंसी है कहीं ना कहीं, ये बात आप मेरी हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ये तो टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल। वैक्यूल दो तरीके का होता है, अभी सुन लीजिए। एक फूड वैक्यूल होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मतलब 3 तरीके का वैक्यूल होता है। एक होता है आपका फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड हो, एक होता है आपका सेंट्रल वैक्यूल जिसके अंदर आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। तो अभी हम वैक्यूल के तरफ ही बढ़ रहे हैं गाइज, ये टॉपिक तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वैक्यूल को पढ़ लेते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं वैक्यूल के बारे में। देखिए गाइज, वैक्यूल जो है ये हमारा लास्ट ऑर्गेनिल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनिल हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिल हैं, उसके अंदर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद है गोल्जी अपैरेटस, उसके बाद क्या है आपका लाइसोसोम, और फाइनल वन इज द वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इधर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं वैक्यूल। देखिए गाइस, वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज। वैक्यूल के अंदर बहुत सारा स्टोरेज मटेरियल होगा। स्टोरेज किस चीज़ का होगा, सैप का। किसका, सैप, SAP। अभी सैप क्या होता है मैं आपको जस्ट क्लियर करा दूंगा। और एक बात याद रखना, जो ये वैक्यूल है ना, ये एनिमल सेल में लगभग ना के बराबर होगा, और अगर होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन प्लांट सेल में इस वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होगा। 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा आपका वैक्यूल। तो अब यहाँ पर जो ये स्टोरेज का काम करता है वो किस तरीके की चीज़ों को स्टोर करता है, वो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करता है, जिसको हम सैप बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, और इसका जो साइज़ है वो एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा छोटा होगा, स्मॉल होगा, और लार्ज होगा आपके प्लांट सेल्स में, और इतना लार्ज होगा कि इसको हम सेंट्रल वैक्यूल का भी नाम दे सकते हैं। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है वो वहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसका जो वॉल्यूम है ये 50 to 90% ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो 50 to 90% वॉल्यूम है उसको कौन कवर कर रहा है, उसको कवर कर रहा है आपका सेंट्रल वैक्यूल या फिर वैक्यूल। प्लांट के अंदर पाया जाने वाला वैक्यूल उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल किसकी विशेषता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट सेल के अंदर। और सेंट्रल मतलब जो बिल्कुल बीच में हो। अब देखिए, सेंट्रल का मतलब वैसे तो बीच में होता है, लेकिन सेंट्रल का मतलब एक ये भी होता है कि जो सबसे ज़्यादा मुख्य हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल हमने बोल दिया, मतलब वैक्यूल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये वैक्यूल है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल का दर्जा दे दिया गया है। तो सेंट्रल वैक्यूल का जो वॉल्यूम है वो 50 से 90% होगा पूरे सेल के वॉल्यूम के। मतलब पूरा सेल, अगर 100 ml का आपका सेल है, वैसे होगा नहीं 100 ml का, 100 ml का अगर आपका सेल है, उसकी 100 ml वॉल्यूम है, तो उसमें से 50 से 90% जो वॉल्यूम है वो आपका अकेला वैक्यूल जो है वो संभाल रहा है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फंक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्जिडिटी रिजिडिटी। टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों ही कौन प्रोवाइड कराता है, आपका सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स के अंदर। ये बात याद रखना, सेंट्रल वैक्यूल जो है वो आपका क्या करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों ही प्रोवाइड कराता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी ये तो आपका सेल वॉल भी प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेल वॉल के अलावा टर्जिडिटी और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है, आपको बताना है हमारा सेल ऑर्गेनिल है, उसका नाम है वैक्यूल, जो हमें टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों ही प्रोवाइड कराता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्लांट सेल की खासियत भी है गाइज। तो मतलब प्लांट सेल के अंदर 2 चीज़ें टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। कौन कौन सी, एक तो सेल वॉल कराती है और एक आपका जो ये है वैक्यूल कराता है। उसके बाद जो वैक्यूल है उसके कुछ टाइप्स हैं। एक टाइप तो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गाइज आपको पैरामीशियम और अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो मेन फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन का। किसका है इसका काम, इसका जो काम है वो है एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन का काम कौन सा वैक्यूल करता है, वो करता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि कौन सा वैक्यूल जो है एक्सक्रीशन का काम करता है। उसके बाद दूसरा वैक्यूल कौन सा, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल की खासियत क्या है कि ये लार्जेस्ट है। ये क्या है, लार्जेस्ट है। मैंने बताया कि 50 से 90% इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है पूरी सेल की को, है ना। पूरे सेल की 90 to 50%, 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करता है, आपका सेंट्रल वैक्यूल। उसके बाद आता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर आपका फूड होता है, और फूड कौन कौन सा होता है, शुगर, अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स। शुगर, अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स, ये कहाँ पर होते हैं, आपके फूड वैक्यूल के अंदर। और ये फूड वैक्यूल भी आपका प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो गाइस देखिए, वैक्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है,
शुगर, अमीनो एसिड और प्रोटीन। ये आपका फूड वैक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है। और आपका जो सेंट्रल वैक्यूल है वो भी इन चीज़ों को रख सकता है। सेंट्रल वैक्यूल के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है। कौन कौन सी? शुगर, अमीनो एसिड और कौन सा है आपका? प्रोटीन्स। ये सब भी आपका सेंट्रल वैक्यूल में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल वैक्यूल और फूड वैक्यूल लगभग सेम है। जब फूड वैक्यूल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम उसे सेंट्रल वैक्यूल कह देते हैं। ये बात आप याद रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है जिसको कोई टीचर नहीं बता रहा है इस वक्त, और ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो वैक्यूल है। देखिए गाइस, वैक्यूल की भी तो एक मेम्ब्रेन होगी। सारे सेल ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन होती है, सारे सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन होती है, तो वैक्यूल की भी तो एक मेम्ब्रेन होगी। और इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इसका कुछ नाम है। इस मेम्ब्रेन का नाम है गाइस टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इस मेम्ब्रेन का नाम है। कौन सी मेम्ब्रेन का? जो वैक्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। मान लीजिए पूरा आपका वैक्यूल है, जो ये मेम्ब्रेन है ना, इसको क्या बोल दिया हमने? टोनोप्लास्ट। क्या बोल दिया? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन है वैक्यूल की। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेली हैं और उनके पास जो मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका जो स्ट्रक्चर है ना मेम्ब्रेन्स का, वो लगभग सेम है, आइडेंटिकल है। ये बात एक इंटरेस्टिंग है, फैक्ट के तौर पर आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज ये तो यहीं तक का था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। इसमें बस आपको याद रखना कि स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करता है? सॉलिड लिक्विड कंटेंट स्टोर करता है। एनिमल में होता ही नहीं, होता है तो बहुत स्मॉल होता है। प्लांट्स में इसका साइज बड़ा होता है, उसे सेंट्रल वैक्यूल कह देते हैं। और इसका फंक्शन क्या? टर्जिडिटी और रिजिडिटी। ये दो काम सेल वॉल भी प्रोवाइड करा रहा था, और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी का काम जो है सेल वॉल भी प्रोवाइड कराता है। और कौन प्रोवाइड कराता है? आपका वैक्यूल प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की किस चीज़ में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ देखा जाता है? अमीबा के अंदर देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? अमीबा के अंदर। कहाँ पर? अमीबा के अंदर। और पैरामीशियम के अंदर भी देखा जाता है। पैरामीशियम जो है, देखिए अमीबा और पैरामीशियम दोनों यहाँ पर नाम आ रहे हैं, देख लो। वैसे आपको स्पेलिंग तो पता होगी, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, वो बात छोड़िए। और सेंट्रल वैक्यूल जो है वो लार्जेस्ट है, मैंने आपको बताया। और फूड वैक्यूल जो है फूड को कंटेन करता है। फूड कौन कौन सा कंटेन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर्स, अमीनो एसिड और आपके प्रोटीन्स को कंटेन करता है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम दे रखा है? टोनोप्लास्ट। तो गाइज हमने अभी तक अपना जितना भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है आपने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटीन फैक्ट्री हैं। 70S और 80S, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? राइबोसोम के टाइप कौन कौन से हैं? मैंने आपको अभी बताया ना, 70S और 80S ये राइबोसोम के एक्चुअली में टाइप हैं। तो इनको भी हम डिस्कवर करेंगे, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा राइबोसोम। देखिए गाइज, राइबोसोम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, राइबो प्लस मेसोम, है ना। राइबो प्लस मेसोम मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कुछ राइबो हो। क्या हो? राइबो हो। अभी राइबो क्या होता है आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा गाइज। देखिए राइबोसोम जो है, जो राइबोसोम्स हैं वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं। कैसे स्ट्रक्चर? ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? खुरदुरे से, हल्के हल्के से खुरदुरे से स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होंगे और इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बिकॉज दे मेक प्रोटीन। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होंगे, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनेल भी हैं जो आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में मिलेंगी। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप उसे देख लीजिए, यहाँ पर शो हो रहा है, आप उसको क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपको कोई आइडिया नहीं है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। तो गाइस देखिए, जो ये हमारे राइबोसोम्स हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को करवा रहा हूँ और काफ़ी डिटेल में करवा रहा हूँ। जितना आपकी बुक में नहीं दिया उससे हम एक्स्ट्रा एज लेकर चल रहे हैं। बाकी पटाखे वटाखे फूट रहे हैं इधर उधर, तो मुझे पटाखे फूटने से एक बात याद आई कि दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली गाइज। आप सभी अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और दिवाली का पूरा पूरा आनंद लीजिए। तो अभी हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने हैप्पी दिवाली तो बोल दिया। देखिए गाइज, ये हमारे आरएनए और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन? आपके राइबोसोम्स। तो आरएनए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? हमारा राइबोसोम्स बना होता है। और राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ATS और एक होता है आपका 70S। एक होता है ATS और एक होता है आपका 70S। तो जो ATS है वो आपके यूकैरियोट्स में मिलेगा और जो 70S है वो आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। अब यहाँ पर जो S है इसका कुछ मीनिंग है। इस S का क्या मीनिंग है? आपसे एंट्रेंस में पूछ लेता है, वो आपको बताना है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट,
लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये तो नई चीज़ बताई है आपने कि इसके भी 2 टाइप होते हैं, राइबोसोम्स के भी टाइप होते हैं। हाँ गाइज, राइबोसोम के टाइप होते हैं ATS और 70S। तो ATS जो है ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा और 70S हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो ये ATS आपको दिख रहा है ये सिर्फ ATS नहीं है, 2 सब यूनिट्स मिलकर इसे ATS बना रही हैं। और वो सब यूनिट कौन कौन सी है? 60S प्लस में 40S, ठीक है, वो मिलकर क्या बना रही है? ATS। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 60 प्लस में 40 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर मैथ्स फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपकी हायर क्लासेस में आएगा, वो मैं आपको भी नहीं बता सकता, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप याद रखना कि इसकी सब यूनिट कौन कौन सी है? 60S प्लस में 40S इज इक्वल टू ATS। तो यूकैरियोट्स का जो सब यूनिट है वो कौन कौन सी है? 60S प्लस में 40S। हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेगा, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर टफ क्वेश्चन बनाना है तो इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं। उसके बाद जो आपका 70S वाला राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना है अगेन, लेकिन ये बना है आपका 50S प्लस में 30S, ठीक है। अब 50 प्लस में 30 कितना होता है? मुझे बताइए कितना होता है? 80 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 70 आ रहा है। तो यही बायोलॉजी है, यहाँ पर मैथ्स फेल हो चुकी है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसे वो हायर क्लासेस की चीज़ है तो आप उसे रहने दें। बस ये याद रखें कि 2 तरीके के राइबोसोम होते हैं, ATS और 70S। S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यूकैरियोट के अंदर ATS, प्रोकैरियोट के अंदर 70S। यूकैरियोट के अंदर जो ATS है, यूकैरियोट के अंदर जो ATS है वो आपका 60S प्लस में 40S से मिलकर बना है, जबकि आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर जो 70S है वो आपका 50S प्लस में 30S से मिलकर बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी डिस्कवरी, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज पेलार्डे ने। किन्होंने? जॉर्ज पेलार्डे ने। जॉर्ज पेलार्डे नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी थी और इनको पेलार्डे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? पेलार्डे पार्टिकल्स, पेलार्डे पार्टिकल्स, ठीक है, पेलार्डे। आई थिंक आपको समझ आ गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइबोसोम जो है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो आपके राइबोसोम्स ही हैं और ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते, इंपॉर्टेंट है। और ये आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में देखे जाएंगे। प्रोकैरियोट के अंदर आपके 70S और यूकैरियोट के अंदर आपके ATS और S मीन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और आपका जो राइबोसोम है वो RNA प्लस में प्रोटीन्स, दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। अब तक आपने ये वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गाइज आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपके प्लास्टिड्स, ठीक है। शायद इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, 50-60 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो मैं देख लूँगा अगर वो दोनों मुझे इसी वीडियो में इंक्लूड करने हैं तो इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ना तो उनके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो ये तो यहाँ तक खत्म हो चुका है गाइज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचेंगे, जितना खींचना चाहिए उतना उसको खींचेंगे। उसके बाद प्लास्टिड्स को पढ़ लेंगे और न्यूक्लियस के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर शायद थोड़ा लंबा जा रहा है और कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी शायद खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज अब हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की तरफ बढ़ लेते हैं, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी सेल के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। गाइज आपको पता है कि एनिमल की जो सेल होती है उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है और प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो एनिमल सेल है उधर जो एनर्जी की मेन रिक्वायरमेंट को पूरी करता है वो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जब बात आती है प्लांट सेल की वहाँ पर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वहाँ पर लाइट और डार्क रिएक्शंस तैयार होती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, दिन के दौरान कुछ मटेरियल तैयार किया जाता है और उसे रात में कंज्यूम कर लिया जाता है, तो वहाँ पर लाइट और डार्क रिएक्शंस होती हैं। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस, सेमी का मतलब आधा अधूरा, ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, मतलब आधा अधूरा काम ही ये जो है अपना ऑटोमेटिक करेगा, खुद अपना काम करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब आधा अपने ऊपर डिपेंड है और आधा किसी और के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये आधा इंडिपेंडेंट है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये आधा इंडिपेंडेंट है। अभी इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा जब मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। देखिए गाइस, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell because there are so many reactions, so many cellular reactions which require energy, and this energy is provided by the release of ATP from the mitochondria. Mitochondria क्या रिलीज करता है? ATP। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करता है? ATP। तो ATP को रिलीज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन
ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? 3। कितने फॉस्फेट होते हैं? 3। एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एडीपी तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब 2। तो अगर मैं बात करूं एटीपी की, यहाँ पर जैसे कि फुल फॉर्म से ही क्लियर है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, तो ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट होंगे। अगर ये फॉस्फेट 2 हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? डाई। अगर ये फॉस्फेट 1 हो जाए, 1, तो बन जाता है एएमपी। क्या बन जाता है? एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। जैसे कि आपके फोन्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक होता है स्टोरियो स्पीकर, एक होता है मोनो स्पीकर, है ना। तो मोनो का मतलब सिंगल स्पीकर। तो अब अपने फ़ोन से भी ये चीज़ सीख सकते हैं। तो एम का मतलब मोनो मतलब 1। तो अगर 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या बन जाएगा वहाँ पर? एएमपी। मतलब एडिनो मोनोफॉस्फेट में क्या होता है? 1 फॉस्फेट होता है। एडीपी में क्या होता है? एडीपी, देखो मैं एडीपी के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर होते हैं 2 फॉस्फेट। और एटीपी के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर होते हैं 3 फॉस्फेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एटीपी है इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ये बात तो इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूज़ होता है वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि सेल एक कंपनी की तरह है, और वो कंपनी जो है उसमें बॉस है और उसमें एम्प्लॉयज़ हैं। अब बॉस और एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे? वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत होगी ना, वहाँ पर कुछ एनर्जी की ज़रूरत तो होगी ना, जो उन सबके लिए प्रोवाइड की जाए। तो उस एनर्जी को प्रोवाइड कौन कराता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। देखिए गाइस, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको स्टार्टिंग में। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। आप थोड़ा सा एक बार इसके स्ट्रक्चर की तरफ जूम करके मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये थोड़ा देख लेना है इसको, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा और आपको यहीं पर लर्न हो जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है इसका स्ट्रक्चर। मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जूम कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आप पूरा फोकस करिए। मैंने यहाँ पर जो बाहर का एनवायरनमेंट मैंने बनाया है, ये बाहर की मेम्ब्रेन है। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तो होगा इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली बाहर वाली। और हम अगर अंदर देखें तो जो ये अंदर की मेम्ब्रेन है, ये कैसी है? बहुत ज़्यादा मुड़ी तुड़ी है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। इसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और एक बात आप याद रखना, जो है आउटर मेम्ब्रेन है, इसके पास क्या होंगे? छेद होंगे। क्या होंगे? छेद होंगे। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होगी? पोरस होगी। कैसी होगी? पोरस होगी। पोरस मतलब इसके ऊपर क्या होंगे? छेद होंगे। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे? छेद होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने छेद भी यहाँ पर बना दिए हैं, तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लग रहा है। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन पर मैंने छेद बना दिए हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी पोरस होती है, बहुत ज़्यादा छेद होते हैं, जबकि अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा मुड़ी तुड़ी है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, इधर क्या होंगे? छेद होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एंट्रेंस में पूछ लेता है कि कौन सी मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके ऊपर छेद होते हैं, अंदर वाली या बाहर वाली? आपको बताना है बाहर वाली के ऊपर छेद होते हैं। इस चीज़ को याद करने का एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि आप ऐसे सपोज कीजिए, आप किसी घर को देख रहे हैं। अब उस घर में आप देखेंगे तो आप गेट को देखेंगे, है ना। तो उस घर में एंटर करने के लिए कुछ गेट की ज़रूरत होगी। तो ये मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन के, ये क्या है? गेट ही है। इधर से चीज़ें अंदर आएंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ अंदर आ जाएंगी, ये भी सेमी परमेबल होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करें इसके अंदर के माहौल की। यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म जैसा माहौल दिख रहा होगा आपको। ये ब्लैक डॉट्स मैंने लगाए हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म जैसा है। इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है? मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। और जो इनर मेम्ब्रेन है, जब ये मुड़ी तुड़ी हुई होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है मैंने आपको बताया मुड़ी तुड़ी है, तो जब ये इनर मेम्ब्रेन मुड़ तुड़ जाती है तो इसको क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बहुत सारे लोग क्रिस्टे बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको क्रिस्टे बोलते हैं। तो आप देख लेना, स्पेलिंग ये है बाकी, ठीक है। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। ये देखिए, डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने रेड कुछ बनाया हुआ है, रेड। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, इनको बोलते हैं F1 और F0 पार्टिकल्स, फर्नांडीज पार्टिकल्स। ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भूल जाओ, मैंने वैसे ही नाम ले लिया। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर और क्या एक्स्ट्रा है? यहाँ पर ये ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है, ग्रीन डॉट नहीं है, एक्चुअली में ग्रीन राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम्स। और इसके पास कौन से राइबोसोम्स होंगे? इसके पास 70S टाइप के राइबोसोम्स होंगे, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखे जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल से मिलती हैं गाइस। देखिए, इसके पास खुद का डीएनए है, और इसके पास जो डीएनए है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। और यहाँ पर इसके पास खुद के राइबोसोम है, और ये राइबोसोम जो है कौन से? 70S हैं।
और इसके आउटर मेम्ब्रेन पर पोर्स हों, आउटर मेम्ब्रेन पर पोर होंगे, अंदर की मेम्ब्रेन मोड़ी तोड़ी हुई होगी जिसे थ्रिस्टर बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा। कैसा भरा होगा? फ्लूइड। ये फ्लूइड भरा हुआ होगा, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कुछ इंसेक्ट्स थे। क्या थे? कुछ इंसेक्ट। क्या थे? इंसेक्ट। तो इन इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, कौन सी मसल? फ्लाइट, जिनसे उड़ा जाता है, फ्लाइट मसल्स। जो ये इंसेक्ट है इनकी फ्लाइट मसल्स थी। कुछ इंसेक्ट्स थे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो ज़रूरी नहीं है। कुछ इंसेक्ट्स थे, उनकी कुछ फ्लाइट मसल्स थी। वो जो फ्लाइट मसल्स थी ना, उधर से माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कर लिया गया था। ठीक है, मतलब देखिए फ्लाइट मसल्स कौन से होंगे? जो मसल्स उड़ने में हेल्प करें, है ना। जो आपका पक्षी है, कोई भी पक्षी आप ले सकते हो, तो पक्षी जो है, कोई भी बर्ड जो है, उसकी जो फ्लाइट मसल्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वहीं ज़्यादा होंगे जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई। दोबारा देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। मैंने आपको बताया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब इसके पास अपना डीएनए ही हो गया, जब इसके पास अपना डीएनए है गया, तो ये अपने बहुत सारे काम खुद कर सकता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उसके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। जैसे आपका अमीबा डिवाइड होता था ना फिजन से, बाइनरी फिजन से, उसी तरीके से आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड हो जाता है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड हो सकता है अगर इसे ज़रूरत पड़ती है तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने बता दिया इनका स्ट्रक्चर क्या है। राइबोसोम्स का टाइप याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रहता एक्चुअली में, तो छूट जाती हैं सारी चीज़ें। बाकी मैंने आपको बता दिया है, इसको आप अपनी नोटबुक में बना लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने जाने का इस प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्लास्टिड की तरफ चलते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, अब हमने लास्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ पढ़ लेते हैं, जो कि है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगी। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। और जैसा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो सारी बातें यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं प्लास्टिड्स के ऊपर। ठीक है गाइस, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। माइटोकॉन्ड्रिया और ये काफ़ी मिलता जुलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, और आपका जो ये प्लास्टिड्स है ये सिर्फ प्लांट सेल में देखा जाएगा। उन दोनों के फंक्शन सेम है। किन किन के? प्लास्टिड्स के और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस बहुत सिमिलर हैं लगभग। तो ये 3 तरीके का होता है। प्लास्टिड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ पर जो है इन तीनों के मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, इन तीनों के मैंने अलग अलग फंक्शंस लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें हम क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्लोरो प्लस में प्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, जिसको हम CHL से भी डिनोट कर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को ट्रैप करना, और ये अंत में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ही करवाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन लाइट को एमिट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर देगा और ग्रीन रेडिएशन को हमें क्या कर देगा? एमिट कर देगा, ग्रीन लाइट्स को एमिट कर देगा। गाइस, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो आपका प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की ही क्यों होती हैं? उसके पीछे सीधा रीज़न ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होगा, और उन क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन सी लाइट को? ग्रीन लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जो चीज़ हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब लाइट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर हम ग्रीन लाइट को ही रिफ्लेक्ट करवा दें तो हमें ग्रीन कलर ही दिखाई देगा। ये आपके फिजिक्स वाले टीचर आपको बताएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीधी बात ये है कि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की दिख जाती हैं। उसके बाद ये बात तुम्हें पता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होगा? क्लोरोफिल होना ही है, और ये क्या करवाती हैं? फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। आई थिंक गाइस आपको ये छोटी सी चीज़ पता होगी, और ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब नया क्या है? क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब क्या होता है? कलरफुल। क्रोम का मतलब क्या होता है? कलरफुल, और इसको हिंदी में बोलते हैं बसंती। ठीक
ठीक है। क्रोम का मतलब क्या होता है, कलरफुल। गूगल क्रोम तो आपने चलाया होगा ना, उसमें ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ रेड कलर होता है, यहाँ पर कोई ब्लू कलर बीच में भरा हुआ होता है, यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर रेड कलर, है ना। गूगल क्रोम का अगर आपने आइकॉन देखा हो तो वो क्या होता है, कलरफुल होता है। उसी तरीके से आपको क्रोमोप्लास्ट जो है वो भी कलरफुल है गाइस। तो क्रोमोप्लास्ट कैसे हैं, कलरफुल हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। जो फ्लावर्स का कलर होता है ना, कि वो कोई फ्लावर रेड है, कोई फ्लावर ऑरेंज है ना। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो एक क्रोमोप्लास्ट, इनका मेन फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्टिव कलर्स, मतलब अपने अपने कलर्स को दिखाने के लिए। देखिए आपको पता है जो आपका टमाटर है वो रेड कलर का है, जो आपकी गाजर है वो ऑरेंज कलर की है। तो ये कलर का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आता है, ये आता है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट के होने की वजह से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ल्यूकोप्लास्ट देखिए, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस। इनके पास में कोई कलर ही नहीं होगा, इनकी ज़िंदगी से रंग उड़े पड़े हैं। ल्यूकोप्लास्ट की ज़िंदगी में से रंग उड़े पड़े हैं, इसलिए कलरलेस है। इसका जो कलर है वो कलर होता ही नहीं है, कलरलेस होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है। स्टार्च का, लिपिड का, प्रोटीन का, इनका क्या करता है, स्टोरेज करता है, मतलब फूड का स्टोरेज करता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्लास्टिड फूड का स्टोरेज करता है, आपको बताना है ल्यूकोप्लास्ट। पूछ सकता है कौन सा प्लास्टिड जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है। आपसे इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है क्रोमोप्लास्ट। और आपसे फाइनली ये क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, आपको बताना है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो कि कौन सा आपसे एक और यहाँ पर सबसे सिंपल जो क्वेश्चन वो ये बनेगा कि कौन सा प्लास्टिड है जिसकी वजह से ग्रीन कलर लीव्स का दिखाई देता है, आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर दिखाई देता है, मैंने आपको बता दिया। और जो ये प्लास्टिड्स थे इनकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी करी थी आपके अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। अर्नस्ट हैकल, इनको क्या बोलते हैं, अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने आपके प्लास्टिड्स की डिस्कवरी करी थी। और जो आपके प्लास्टिड्स है मैंने आपको बताया ये सेमी ऑटोनोमस होंगे, अपने आप करेंगे काम, इनके पास खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम्स होगा और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप डिमांड करेंगे कि हाँ भाई हमें चाहिए, हमें तो जानना है कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो कमेंट में बता सकते हैं, बाकी इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और ये वीडियो लेक्चर भी गाइज यहीं तक था। यहाँ पर हमने कई सारे ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किया है। कौन कौन से ऑर्गेनेली हमने यहाँ पर लिए हैं, हमने यहाँ पर लिया है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका लास्ट में प्लास्टिड्स। तो हमने 6-7 जो हैं वो ऑर्गेनेली कंप्लीट कर लिए। और ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मज़ा कैसे आएगा भाई, बोर हुए होगे तुम तो। काफ़ी बड़ा लेक्चर है, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा इसकी लेंथ हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप इसको कभी भी देख रहे हैं 2020, 2022, 21, 23 जब भी देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। और आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। ऐसी नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर पर टिके रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे जाकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम की वैल्यू क्या है और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आई थिंक गाइज आपको थोड़ा बहुत तो मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो लगा होगा। तो गाइज तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।